गुड इवनिंग आप सभी को। मैं अर्जुन खलको आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल खलको क्लासेस में। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था इसके अंतर्गत हम इसका एक आरंभिक परिचय देखेंगे, कैसे हमारे भारत में शासन व्यवस्थाएं चलती हैं और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का जैसा स्वरूप भारत में पाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, किस तरीके से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित होती है, किस तरह से भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है, किस तरीके से संसद अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कार्य करते हैं। इन सभी का एक आरंभिक सा परिचय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारी अभी लगातार ऑनलाइन लाइव कक्षाएं चल रही हैं, उन सभी से आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर शीर्षक देख पा रहे हैं, मैंने लिख रखा है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था होता क्या है? तो कहा जाता है किसी भी देश में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक पूरा सिस्टम पाया जाता है, एक व्यवस्था पाई जाती है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक और प्रशासनिक पदाधिकारी और राजनीतिक और प्रशासनिक संवैधानिक संस्थाएं कार्यरत होती हैं। उसको कुछ निश्चित शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां जो उस देश में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें प्राप्त होती है और उसके कुछ स्रोत होते हैं और इस तरीके से किसी भी देश में एक व्यवस्था पाई जाती है। आमतौर पर इसे ही हम राज्य व्यवस्था का नाम देते हैं। राज्य व्यवस्था का सीधा सा अर्थ होता है कि राजनीतिक तौर पर जो व्यवस्थाएं अमल में आती हैं। भारत के संदर्भ में यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था को हम इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम इंडियन पॉलिटी है, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था है क्या। सबसे पहले मैं भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करूं तो सबसे पहले मैं संविधान का नाम लेना चाहूंगा। वो क्यों, इसको हम आगे देखेंगे। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है संविधान। सम धन विधान, अर्थात एक ऐसा विधि जो पूरे देश में पूरे देश के प्रत्येक नागरिक प्रत्येक संस्थाओं पर समान रूप से मान्य है, समान रूप से लागू होता है। संविधान दरअसल वह विधि होती है जो सारे संवैधानिक संस्थाओं को प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति प्रदान करती है, जो किसी देश में शासन सत्ता के संचालन के लिए बेहद ही आवश्यक माने जाते हैं। चलिए संविधान के बाद हम देखते हैं संविधान के तहत कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में कार्यरत हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था को जन्म देती है। तो वे कुछ चुनिंदा संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसका हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। कहा जाता है कि हमारा भारतवर्ष जो है वह एक ऐसी व्यवस्था का अनुसरण करता है जिसमें सारी शक्तियां संविधान में निहित है और संविधान से ही भारत का प्रत्येक राजनीतिक संस्था या कोई व्यक्ति शक्तियां प्राप्त करता है राजकाज के संचालन के लिए। संविधान से तीन अलग अलग संस्थाओं का जन्म होता है। आइए देखते हैं इसे। यहां सबसे पहले मैं लिखूंगा व्यवस्थापिका। नंबर 2 पे मैं लिखूंगा कार्यपालिका और तीसरे नंबर पर आता है
न्यायपालिका। ये 3 ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से पूरे देश में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होती है, और ये सबसे ऊपर भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र बिंदु होता है। यहीं से निचले स्तर पर क्रमशः शक्तियों का, कार्यों का और अन्य राजनीतिक तथ्यों का विभाजन होता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात जो मेरे मस्तिष्क में आ रही है, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा। भारत में संविधान लागू है, संविधान स्थापित है। भारत में कहा जाता है कि विधि का शासन होता है। विधि का शासन या संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत में संविधान एक लिखित तौर पर पुस्तक के रूप में दर्ज है, और जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान होता क्या है? तो कहते हैं कि संविधान सभा के द्वारा 1946 से लेकर 1949 के मध्य लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसे नाम दिया गया था संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में दोस्तों मूल तौर पर 395 अनुच्छेद हैं, जो कि 22 भाषाओं में 22 भागों में विभाजित हैं। 22 भाषाएं पाई जाती हैं और 12 अनुसूचियां, और इन सभी से युक्त एक विस्तृत दस्तावेज जिसको कि 26 नवंबर 1949 को इसका निर्माण हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को जब सारे देश में संविधान लागू हुआ, तब से कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक और संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बन चुका था, और यहीं से ये सारी राजनीतिक और संवैधानिक संस्थाएं जन्म लेती हैं। अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में ये तीनों संस्थाएं अस्तित्व में आ गई। आगे एक और तथ्य को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के तौर पर सारे देश में मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वहीं 15 अगस्त आज़ादी का दिन। 3 ऐसे दिन हैं जो कि राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पर मनाए जाते हैं भारतवर्ष में। चलिए थोड़ा सा इसको संक्षिप्त तौर पर हम अवलोकन कर लेते हैं। व्यवस्थापिका, इसको हम अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है संसद। व्यवस्थापिका को संसद भी कहा जाता है। वहीं हम कार्यपालिका की बात करें तो इसमें मंत्रिमंडल शामिल होता है, अर्थात मंत्रिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पर और राज्यों में मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व वाली मंत्रियों का एक समूह होता है, जो कि कार्यपालिका कहलाता है। अंग्रेजी में इसे हम एग्जीक्यूटिव का नाम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में मुख्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय शामिल होता है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ उसको सहयोग प्रदान करने के लिए निचले स्तर पर राज्यों में हाईकोर्ट पाया जाता है, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, जिनमें मुख्य तौर पर जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय शामिल होती हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा एक व्यवस्था चलता है, जहां आप देखेंगे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत होती हैं। वहीं न्याय देने का काम न्यायपालिका या जुडिशियरी सिस्टम करती है। कार्यपालिका से अलग हम व्यवस्थापिका की बात करें या लेजिस्लेचर, इसे संसद भी कहते हैं या पार्लियामेंट। कहा जाता है कि भारत में शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र होता है भारतीय संसद, और संसद के 3 अहम अंग माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति,
लोकसभा और राज्यसभा। इस तरीके से ये 3 अलग अलग इकाइयां हैं जो मिलकर संसद का निर्माण करती हैं। यह तो था बेहद संक्षिप्त सा परिचय जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था को आरंभिक तौर पर जानने और समझने में सहायता करता है, मदद प्रदान करता है। कल जब हम आएंगे तो कल इसके आगे का विस्तृत हिस्सा मैं आपको वीडियो के तौर पर उपलब्ध कराऊंगा। तो आज के लिए चलिए इतना ही। आप अपना बराबर तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।